आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट, जिसको बोलते हैं पोजिशनल स्टेटमेंट। पोजिशनल स्टेटमेंट का मतलब है बैलेंस शीट। तो जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो सबसे पहले हमें बैलेंस शीट के फॉर्मेट को समझना है। इसका जो फॉर्मेट है बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा और ये फुल एंड फाइनल फॉर्मेट होगा। इसके बाहर नॉर्मली कुछ यहाँ पर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्मेट से बाहर कुछ नहीं आएगा। तो बैलेंस शीट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, लाइबिलिटीज एंड असेट्स। असेट्स हमेशा राइट साइड में आता है और लाइबिलिटीज हमेशा लेफ्ट साइड में आती है। और चूंकि ये अकाउंट नहीं है इसलिए इसमें डेबिट क्रेडिट भी नहीं आएगा और ना ही इसमें टू बाय आएगा। बस इसमें सीधा लाइबिलिटीज को समझना है और असेट्स को समझना है। लाइबिलिटीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है इंटरनल लाइबिलिटी और दूसरा है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी की जो शुरुआत होती है वो होती है कैपिटल से। तो हमेशा जो बैलेंस शीट बनाई जाएगी वो ट्रायल बैलेंस की हेल्प से बनाई जाएगी। ट्रायल बैलेंस आपके क्वेश्चंस को बोलते हैं। क्वेश्चन के अंदर ना बहुत सारे अकाउंट और उनके अमाउंट दिए जाएंगे, वहां से आपको इंफॉर्मेशन निकालनी है लाइबिलिटी से रिलेटेड और असेट से रिलेटेड। अब जैसे वहां पर उस ट्रायल बैलेंस में आपको ओपनिंग कैपिटल मिलेगा, तो ओपनिंग कैपिटल आप सबसे ऊपर यहां पे लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल। मैं एक एक करके पहले पूरा लाइबिलिटीज क्लियर कर देता हूं, देन उसके बाद असेट्स। इसके बाद अगर हमें जो इससे पहले वाला पार्ट था जिसको इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट के अंदर जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, अगर हमें वहां पर प्रॉफिट हुआ है नेट प्रॉफिट, तो उसको हम ओपनिंग कैपिटल में प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट को। अगर इन केस हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस हुआ है नेट लॉस, तो उस नेट लॉस को हम ओपनिंग कैपिटल में से हमेशा माइनस करते हैं। तो दोनों में से कोई भी एक वैल्यू जाएगी। और ड्यूरिंग द ईयर जितना भी ओनर ने ड्राइंग किया है, मतलब अपने पर्सनल यूज में बिजनेस का पैसा या गुड्स यूज किया है, तो उस वैल्यूज को एज ए ड्राइंग हम यहां पर ओपनिंग कैपिटल में से माइनस करेंगे ड्राइंग। और ये सारी वैल्यूज हमें कहां से मिलने वाली है? ट्रायल बैलेंस से। देन इतना ट्रीट करने के बाद यहां पर हमारा जो है क्लोजिंग कैपिटल आएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि हम एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट करते हैं। अभी केवल आप इसके फॉर्मेट को समझ लीजिए। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लीजिए क्वेश्चंस के अंदर कैलकुलेट कराया गया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी हम ओपनिंग कैपिटल में प्लस करते हैं। और इन केस अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी यहां पर सपोज टू कराया गया है, इंटरेस्ट टू ड्राइंग की भी कैलकुलेशन आपके क्वेश्चंस में गिवन है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमेशा हम ओपनिंग कैपिटल में से माइनस करते हैं। इसके बाद इतना ट्रीटमेंट देने के बाद यहां पर हमारा क्लोजिंग कैपिटल फाइनल कॉलम के अंदर आ जाएगा। उसके बाद हम यहां पे जो इंटरनल लायबिलिटी पार्ट को खत्म करके एक्सटर्नल पार्ट को स्टार्ट करेंगे। एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटीज में केवल 6 लायबिलिटीज आती हैं। वो हैं, जैसे सबसे ऊपर आएगा आपका लोन। अगर क्वेश्चंस के ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो लोन वैल्यू आप इधर लिखेंगे। उसके अलावा अगर कोई बैंक ओवरड्राफ्ट है तो उसको भी आप लायबिलिटीज में ही लिखेंगे। देन क्रेडिटर, क्रेडिटर भी लाइबिलिटीज में ही आता है। इसके अलावा अगर क्रेडिटर का सब्सटीट्यूट होता है बिल्स पेबल, ये मैं एक एक करके भी इनको एक्सप्लेन करूंगा, ये भी लाइबिलिटीज में आएगा बिल्स पेबल। इसके अलावा अगर कोई एक्सपेंसेस बिजनेस टाइम से पे नहीं कर पाया, जिसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो वो भी लाइबिलिटी की साइड में आएगा। और अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अलावा अगर कोई इनकम एडवांस ली गई है, एडवांस इनकम बिजनेस के द्वारा, तो उसको भी हम लाइबिलिटीज में ही लिखते हैं। तो ये कुल मिला के 6 नॉर्मल लाइबिलिटीज आपके क्वेश्चंस में आएंगी, जिनको आपको बैलेंस शीट में अरेंज करना है। लोन जो होता है, लोन मतलब एक तरीके की बोरोइंग है जो हम बोरो करते हैं बैंक से या किसी अदर पार्टी से, थर्ड पार्टी से। उसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट होता है कि ये सब बिजनेस कर रहा है, बिजनेस को ना ये सारी चीज़ें पेबल हैं, फ्यूचर में वापस करनी है, इसलिए बिजनेस की लाइबिलिटी है ये। तो बिजनेस जो दूसरे का पैसा जब यूज करता है तो कहीं ना कहीं वो समझ लीजिए कि लाइबिलिटी में आ गया, क्योंकि वो पैसा उसका खुद का नहीं है जिसको वो यूज कर रहा है। तो लोन मतलब वो किसी दूसरे का पैसा यूज कर रहा है। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब कि बैंक में जो उसने बिजनेस का डिपॉजिटेड अमाउंट था करंट अकाउंट के अंदर, उससे ज्यादा पैसा विड्रॉल कर लिया, तो जितना एक्सेस विड्रॉल होगा एज कंपेयर डिपॉजिटेड अमाउंट, वो भी बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाएगा। इसको ऐसे समझिए कि बैंक में मान लीजिए आपके 1 लाख रुपीज हैं और आपने किसी को चेक दे दिया एज ए बिजनेस 1,01,000 का। अब जब चेक क्लियरेंस में आएगा तो बैंक उस चेक को डिसऑनर्ड नहीं करेगा, मतलब कैंसिल नहीं करेगा, बैंक उसको पास कर देगा। पास करने का मतलब है कि 1,000 रुपये बैंक अपनी तरफ से दे देगा आपके बिहाफ पर।
तो कहीं ना कहीं वो पैसा बैंक को आपको वापस करना है 1000 रुपीज़, तो वही बैंक ओवरड्राफ्ट है। क्रेडिटर की सप्लायर्स वगैरह से हमने उधार माल परचेज कर लिया, गुड्स परचेज कर लिया, पैसा नहीं दिया उनका, तो अब उनको भी फ्यूचर में पैसा वापस देना है, इसलिए ये भी लाइबिलिटी है। और कई बार क्रेडिटर्स हमसे ना एक प्रोमिसरी नोट्स पे साइन करा लेते हैं कि भाई आप हमारा पैसा इतने दिन के अंदर वापस करोगे बिजनेस से, तो जैसे ही बिजनेस उस प्रोमिसरी नोट्स पे साइन करता है, बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं जिसको जनरली, तो वो हमारे लिए एक तरीके की लाइबिलिटी बन जाती है, बिल्स पेबल। मतलब ये एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके बिहाफ पर बिजनेस को पैसा देना पड़ता है सप्लायर को। उसके बाद आगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, समटाइम बिजनेस इज नॉट इन कंडीशंस टू पे बिजनेस एक्सपेंसेस ऑन ड्यू डेट, तो उस केस में जब वो ड्यू डेट क्रॉस हो जाती है तो वो एक्सपेंसेस भी बिजनेस के लिए लाइबिलिटी बन जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की कैटेगरी में। एडवांस इनकम का मतलब है कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, काम करा नहीं पैसा ले लिया, अब जब पैसा ले लिया तो काम करना पड़ेगा, क्योंकि उस काम के अगेंस्ट अभी तक आपने उसको एक तरीके से कंपनसेट नहीं किया है उस वैल्यूज को अपनी सर्विसेज के द्वारा, अपने प्रोडक्ट्स के द्वारा, तो जनरली ये भी एक तरह का आपकी लाइबिलिटी के अंदर कंसीडर होगा। तो ये है कुल मिला के लाइबिलिटीज का पार्ट जो बैलेंस शीट में आप लाइबिलिटी की तरफ लिखेंगे। इंटरनल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अब बात कर लेते हैं असेट्स की। असेट्स में सबसे ऊपर आता है आपका फर्नीचर एंड फिक्चर। जितने भी हमारे फर्नीचर्स हैं, टेबल, चेयर, अलमिराज वगैरह वगैरह, वो सब हमारे असेट्स हैं। फिक्चर्स मतलब फैन, झूमर, ट्यूबलाइट्स वगैरह, या जितने भी हमारे डेकोरेशंस के जो आइटम्स रखे हुए हैं वो सब फिक्चर्स, मतलब ये सब हमारे असेट्स में काउंट होंगे। जितनी भी हमारी प्लांट एंड मशीनरी है, बिजनेस जिनको यूज कर रहा है, प्लांट एंड मशीनरी, चाहे वो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, प्रोजेक्टर है, जनरेटर्स हैं आपके, या एयर कंडीशंस हैं, फ्रिज है, कुछ भी है, वो सब आपकी असेट्स में काउंट होगा। इसके बाद आता है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग का मतलब है बिल्डिंग जितना भी एरिया बिजनेस प्रेमिसेस के तौर पे यूज कर रहा है, जिसमें कोई भी पार्ट हो सकता है, साइकिल शेड, पार्किंग एरिया भी हो सकता है, आपकी लॉबी, गार्डन एक्सेट्रा, वो सब आपका असेट्स के अंदर आएगा। एक कैटेगरी हमारी ये है। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट जितने भी हम करते हैं एज ए बिजनेस, वो सब हमारी असेट्स कहलाते हैं। जितना भी कैश हमारे हाथ में है वो हमारी असेट्स है। जितना भी कैश हमारे बैंक के अंदर है, कैसेट बैंक, वो हमारी असेट्स है। जितने भी हमारे डेटर्स हैं, वो कस्टमर्स जिनको हमने उधार सेल किया है, वो भी हमारी असेट्स है। जिस तरीके से क्रेडिटर्स हमसे एक पेपर पे साइन करा लेता है कि आप हमें पैसा कितने दिन में वापस करेंगे, तो वो जैसे ही हम साइन करते हैं तो वो जो अगेंस्ट पेपर क्रिएट होता है वो बिल्स पेबल है। सेम डिट्टो यहाँ पर भी ऐसे ही है। डेटर वो है जिसको हमें पैसा, जिससे हमें पैसा लेना है, जिसको हमने सेल किया है। कई बार हमें अपने डेटर पे यकीन नहीं होता कि वो हमारा पैसा हमें टाइम से देगा, तो उससे हम बिल ऑफ एक्सचेंज के द्वारा एक लीगल डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर ले लेते हैं, एक्सेप्टेंस ले लेते हैं कि भाई आप हमारा पैसा 10, 15, 20 दिन के अंदर वापस करेंगे। तो ये एक लीगल एक्सरसाइज होती है। अगर ऐसा डेटर आपको साइन करके, एक्सेप्टेंस करके वापस करता है, तो उस केस में जो डॉक्यूमेंट आपके पास आएगा वो अब आपके लिए बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा, और बिल रिसीवेबल भी आपकी असेट्स हैं। देन यहाँ पे जितना भी स्टॉक है आपके पास, ये भी असेट्स है आपकी। इसके अलावा अगर हम एक्रूड इनकम की बात करें, एक्रूड इनकम का मतलब होता है कि पैसा मतलब इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। हमने काम तो कर लिया है लेकिन अभी तक पैसा हमारे हाथ में नहीं आया। तो जो पैसा हमारे हाथ में नहीं आया लेकिन हम उसके अगेंस्ट इनकम जनरेट कर चुके हैं, तो ये समझ लीजिए ये एक्रूड इनकम है, और ये भी हमारी असेट्स है। अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस जितने भी हम एडवांस में पे करते हैं, ये भी सब हमारी असेट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो एक कैटेगरी ये हो गई। इसके बाद कुछ इनटेंजिबल असेट्स हैं जो भी हमारी असेट्स की कैटेगरी में ही आती हैं। इनटेंजिबल असेट्स में जैसे गुडविल रेपुटेशंस होती है फॉर एनी पर्सन, थिंग और प्रोडक्ट की। उसके अलावा होता है पेटेंट एक लीगल राइट होता है जो एक स्पेसिफिक टाइम के पास आपके पास होता है, और इस काम को आप ही कर सकते हैं, क्योंकि इसका पेटेंट जो भी मतलब टास्क है या जो भी प्रोजेक्ट है उसका पेटेंट आप ही के पास है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, सर्विसेज से रिलेटेड है। आपके अलावा कोई और इस काम को नहीं कर सकता, तो ये एक तरीके की आपकी स्ट्रेंथ है। तो पेटेंट भी आपकी एसेट्स है। उसके बाद है कॉपीराइट का मतलब होता है कि कोई आपने इन्वेंशन किया और या कोई बुक लिखी आपने, और आप अपने कंटेंट को रिजर्व करा लेते हैं अपने नाम से, रजिस्टर्ड करा लेते हैं अपने नाम से। अब आपके अलावा कोई भी इस काम को अगर आपके वर्ड यूज करता है, आपके एक्सपेरिमेंट को यूज करता है, तो आप उसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं मालहानि का। तो ये भी एक तरीके की आपकी स्ट्रेंथ है। और ये सब इंटेंजिबल असेट्स हैं। इंटेंजिबल असेट्स वो होती हैं जिनको ना तो टच किया जा सकता है, ना फील किया जा सकता है, ना देखा जा सकता है, लेकिन इनसे हमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मिलती है अपने बिजनेस के अंदर। कॉपीराइट। इसके अलावा
ट्रेडमार्क भी हमारा एक जो लोगो होता है ना, जो कंपनी का लोगो, वो भी हमारी असेट्स है। तो यहाँ पर अगर हम बैलेंस शीट को कंप्लीट करते हैं तो एक पॉइंट और रह जाता है हमारा लास्ट में, जिसको बोलते हैं जीएसटी। जीएसटी अगर सेट ऑफ करने के बाद जीएसटी की तीनों फॉर्म, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, आउटपुट और इनपुट, सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी इनपुट, अगर हमें ट्रायल बैलेंस में मिलते हैं तो उनको हम एज एट ऐसे बैलेंस शीट में नहीं लिखेंगे। सबसे पहले उनको हम सेट ऑफ करेंगे। ये एक अपने आप में अलग कैलकुलेशन है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको जीएसटी सेट ऑफ के बारे में ही बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम जीएसटी सेट ऑफ करते हैं। एट द एंड जीएसटी सेट ऑफ होने के बाद अगर इनपुट वैल्यू बचती है तो उसको असेट्स की तरफ दिखाते हैं, और अगर आउटपुट वैल्यू बचती है तो उसको हम लायबिलिटी की तरफ दिखाते हैं। तो आज आपको मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो बैलेंस शीट बनती है उसके बारे में पूरा डिटेल में बताया कि कैसे हम इंटरनल लायबिलिटी को रिकॉर्ड करते हैं मैक्सिमम कंडीशंस पर। ओपनिंग कैपिटल, प्रॉफिट लॉस को प्लस माइनस करके, ड्राइंग को माइनस करके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्लस करके और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को माइनस करके हम क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं। फिर उसके बाद ये गिनी चुनी 6 लाइबिलिटीज़ हैं जो यहाँ पर आती हैं। लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम। उसके बाद ये कुछ असेट्स को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया अपने समझने के लिए। फर्नीचर एंड फिक्चर्स, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, इस तरीके से इन्वेस्टमेंट, कैश बैंक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह वगैरह। और बाद में फिर हमने कुछ इनटेंजिबल असेट्स के बारे में भी बात की। और एट द एंड मैंने आपको जीएसटी के बारे में बताया कि जीएसटी किस तरीके से हमें ट्रायल बैलेंस में मिलेगा, और उसको हम सेट ऑफ करने के बाद एक प्रॉपर कैलकुलेशंस के बिहाफ पर बैलेंस शीट के अंदर दिखाते हैं। अगर फाइनली जीएसटी सेट ऑफ इनपुट है तो वो आपका असेट्स की तरफ आएगा, और आउटपुट है तो वो लायबिलिटी की तरफ आएगा। तो थैंक यू सो मच बच्चों, आई होप सो कि आपको ये फॉर्मेट समझ में आया होगा। आगे हम जीएसटी सेट ऑफ की वीडियो बना रहे हैं और उसके बाद हम फिर इसके कुछ न्यूमेरिकल्स पे प्रैक्टिस करेंगे। आई होप कि आपने प्रीवियस वीडियोस देख ली होंगी। थैंक यू सो मच। और अगर आपको सब कुछ पसंद आया है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके अपनी ओपिनियन जरूर दें। थैंक यू सो मच।